फासिज्म या फासीवाद में हम लोग कुछ स्टेटमेंट देख रहे थे। अब यहां पर जितने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं हिटलर के हैं, हिटलर के स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं कभी कभार देखे और पूछे जाते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टूपिडिटी एंड कॉवर्डाइज। यानी हिटलर कहते हैं कि जो मानव के नाम पर जो मानवतावादी कार्य किए जाते हैं वास्तव में वो मूर्खता और कायरता की निशानी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट उन्होंने अंतरराष्ट्रवाद का विरोध करने के लिए दिया था। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने टोटलिटेरियनिज्म होते हैं, चाहे वो नाजिज्म हो, फासिज्म हो, वो अंतरराष्ट्रीयवाद को नहीं मानते। ये स्टेटमेंट उसी का है कि हमें इंटरनेशनलिज्म के ऊपर कोई फेथ नहीं है, उसके सिद्धांतों पर, उसके ऑर्गेनाइजेशंस पर हमको कोई बिलीव नहीं है। और क्योंकि अंतरराष्ट्रीयवाद करता क्या है, मानवता के नाम पर इनके हिसाब से दूसरे देशों का शोषण करता है, साम्राज्यवाद फैलाता है, ठीक है। और मानवतावादी या मानव के लिए कुछ करने के नाम पर मानव अधिकार जैसे अनेक ऐसे नियम कानून बना करके दूसरे देशों पर जो है शासन और शोषण का हथियार है अंतरराष्ट्रीयवाद, ऐसा इनका मानना है। इसलिए ये एक्सप्रेशन और ये जो स्टेटमेंट है ये उसी बात को इंगित करता है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट ट्रूथ व्हाट दैट मैटर्स बट विक्ट्री। इनका कहना है कि जीवन में कुछ और महत्व का नहीं है, इस बात का महत्व नहीं है कि सत्य क्या है, महत्व इस बात का है कि विजय हुई या पराजय हुई, ठीक है। तो ऑलरेडी ये युद्ध को बड़ा महत्व देते हैं और युद्ध में विजय को बड़ा महत्व देते हैं। तो ये स्टेटमेंट उनकी थॉट को बताता है कि एक बार अगर आप जीत जाते हैं तो दुनिया आपसे ये नहीं पूछती कि आप कितने झूठ बोल करके या कितने सच बोल करके आपने इस विजय को प्राप्त किया है। विजय चाहे युद्ध की हो, पढ़ाई की हो या जीवन में कहीं पर भी हो, यानी सफलता प्राप्त करने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि आपने इस मार्ग को कैसे प्राप्त किया है, आपके जीवन में क्या सत्य और क्या असत्य है। असल बात जो रह जाती है जीवन में वो ये है कि आप सफल हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक इट। कुछ स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं। हिटलर का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को सूर्य की तरह चमकना है तो स्वाभाविक बात है उसे सूर्य की तरह पहले जलना सीखना होगा। तो यह व्यक्ति हमें इंडिकेट करता है कि जीवन में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उस सफलता की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब यह है एनीवन कैन डील विद विक्ट्री, ओनली द माइटी कैन बियर डिफीट। यानी जब विजय होता है तो विजय को कोई भी व्यक्ति डील कर सकता है, सक्सेस को कोई भी व्यक्ति पचा सकता है, लेकिन फेल्यूर को और डिफीट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको सहन करने के लिए इंसान का ताकतवर होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट उन्होंने कहा है। और हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और उसके बाद कई पराजय उनको देखने को मिली और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की पराजय हो जाती है अल्टीमेटली। तो इस स्टेटमेंट में वो ये बताना चाहते हैं कि विजय या सक्सेस तो किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है सहन की जा सकती है, लेकिन हार को, पराजय को जो है डाइजेस्ट करने के लिए, उसको सहन करने के लिए एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति ही पराजय को झेल सकता है। When diplomacy ends, war begins। ये भी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। युद्ध की शुरुआत हिटलर के हिसाब से कब होती है, जब बातचीत समाप्त हो जाती है, कूटनीति समाप्त हो जाती है, डिप्लोमेसी समाप्त हो जाती है, आगे कोई बातचीत का रास्ता नहीं रहता, तभी युद्ध समाप्त होता है। इस प्रकार इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो हिटलर ये कहते हैं कि युद्ध तभी शुरू होता है जब बातचीत खत्म हो जाती है, यानी वो बातचीत को ज्यादा महत्व देते हैं, या इस स्टेटमेंट से पता चलता है। और कोशिश करते हैं, या कम से कम इस स्टेटमेंट से हमें कोशिश करना चाहिए कि पहले बातचीत उसके बाद युद्ध, ठीक है। He alone who owns the youth gains the future। यहां पर वो यूथ का महत्व बताते हैं और ये सारे स्टेटमेंट हम कहीं ना कहीं अपने ऐसे वगैरह राइटिंग में उपयोग कर सकते हैं। हिटलर के कर्म बुरे थे, उसके कई विचार बड़े अच्छे थे जिसे हम कई जगह पर क्वेट कर सकते हैं। तो जिस राष्ट्र में यहां पर ये बताया गया है युवा शक्ति जितनी ताकतवर होगी भविष्य उसी के हाथों में होगा, ठीक है। तो यही अपने यहां स्वामी विवेकानंद भी युवाओं को बहुत ज्यादा बल देते थे, यही बात हिटलर की बात से रिफ्लेक्ट होती है। वर्ड्स बिल्ड ब्रिजेस इनटू अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स। ये शब्दों की महत्व बताते हैं। शब्दों का महत्व ये है कि एक अनएक्सप्लोर्ड रीजन में भी ये पुल बना सकते हैं। अनएक्सप्लोर्ड रीजन है एक ऐसी दुनिया, एक काल्पनिक दुनिया जो खोजी भी नहीं गई है, वहां पर भी शब्द उस चीज के लिए नए नए चीजों को गढ़ लेते हैं और उसकी कल्पना में नई नई बातें
बता दिया जाता है। ये शब्द का इतना बड़ा महत्व है यहाँ पर, इसीलिए वो मिथ को बड़ा महत्व देते हैं और कहते हैं 100 को झूठ को 100 बार बोलो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों के महत्व को बताते हैं। टू कॉन्कर अ नेशन फर्स्ट डिसआर्म इट्स सिटीजंस। किसी देश को जीतने के लिए सबसे पहले उसके लोगों को, उसके नागरिकों को निशस्त्र कर दिया जाए। और किस प्रकार से निशस्त्र कर दिया जाए? उनके पास किसी भी प्रकार के वायलेंस के टूल ना रहने दिए जाए और उनको धर्म और जाति गौरव इत्यादि राष्ट्रवाद की भावना से ऐसा भर दिया जाए कि वो किसी भी प्रकार से नाजिज्म और फासिज्म के जो आदेश है उनको डिसओबे ना कर पाए। ठीक है, वार इज पेरेनियल एंड यूनिवर्सल। यहां एंड मिल गया है, आपको ध्यान रखना है। हिटलर का एक स्टेटमेंट है कि युद्ध जो है वो सदाबहार और सार्वभौमिक है, यानी युद्ध दुनिया में सदाबहार, जब से दुनिया बनी तब से लेकर अंत तक युद्ध होता रहेगा और युद्ध पूरी दुनिया में होता है, सार्वभौमिक है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है हिटलर के। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन फासिज्म एंड नाजीज्म। वैसे फासीवाद, नाजीवाद ये सब टोटलिटेरियनिज्म के ही रूप हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस फासीवाद और नाजीवाद में क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक टेबल हमने यहां बनाया है, यहां पर बेसिस है फासिज्म एंड नाजीज्म। इधर बेसिस में ओरिजिन, फासिज्म का ओरिजिन इटली में हुआ, नाजीज्म की जर्मनी में। टाइम पीरियड फासिज्म का इटली में 1922 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त हो गया। नाजीज्म 33 में शुरू हुआ, 45 में खत्म हो गया। फाउंडर कौन थे? फासिज्म के मुसोलिनी और नाजीज्म के हिटलर। कल्चरल एफिनिटी, यानी क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म का एक खासियत होती है कि वो किसी न किसी अपने पास्ट के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। तो इनकी कल्चरल एफिनिटी फासिज्म की रही रोमन एम्पायर के साथ और नाजीज्म की रही वीमर रिपब्लिक। वहां जर्मनी में एक बहुत अच्छा शासन पाया जाता था, गणतंत्रीय शासन, जिसको वीमर रिपब्लिक कहते हैं, उससे इनका जुड़ाव था। एम्फेसिस बल किस पे देते हैं? ऑर्गेनिक स्टेट। फासिज्म किस पे देते हैं? ऑर्गेनिक स्टेट पर। और ऑर्गेनिक स्टेट माने जैविक राज्य का सिद्धांत, ये क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। और नाजीज्म रेशियल स्टेट, ठीक है, नृजातीय राज्य पर बल देते हैं, जहां जिसका मानना ये होता है कि एक ही रेस सुपीरियर है और बाकी सब इंफीरियर है। क्लास, फासिज्म क्लास को महत्व देता है, यानी फासिज्म ये कहते हैं कि वर्ग होगा, समाज जब तक है वर्ग होगा। नाजीज्म कहता है कोई वर्ग नहीं, केवल एक ही वर्ग होगा और वो भी रेशियल वर्ग होगा। और चूंकि हिटलर खुद आर्यन था तो उनका मानना था कि जर्मनी केवल आर्यंस के लिए है और बाकी लोगों को यहां रहने का अधिकार नहीं है। आर्मी, फासिज्म की आर्मी को ब्लैक शर्ट कहते थे, नाजीज्म की आर्मी को ब्राउन शर्ट कहते थे। रोल ऑफ स्टेट, राज्य की क्या भूमिका है? फासीवाद में राष्ट्र का काम है राष्ट्रवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करना और नाजीज्म में है रेशियल सुप्रीमेसी के लक्ष्य को प्राप्त करना। नृजातीय सर्वश्रेष्ठता के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है राज्य नाजीज्म में। रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी धार्मिक भेदभाव, फासीवाद में था लेकिन कम था और नाजीवाद में यह भेदभाव बहुत ज्यादा था। एक ही धर्म को सुपीरियर माना गया और बाकी सारे धर्म को हीन दृष्टि से देखा गया। चलिए एक दो नोट्स फासिज्म के बारे में। फासिज्म इज अ मूवमेंट एज वेल एज अ पॉलिटिकल अ पार्टी सिस्टम टू अचीव द गोल्स ऑफ फासिज्म, यानी फासीवाद एक आंदोलन भी है, इसे हम एक आइडियोलॉजी नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक इनकोहेरेंट आइडियोलॉजी है क्योंकि इसमें कोई तारतम्यता नहीं है, यहां वहां से चीजें लेकर के बनाई गई है, तो टेक्निकली इसको हम आइडियोलॉजी नहीं कह सकते। तो फासिज्म इज अ मूवमेंट, ये एक आंदोलन है, एज वेल एज पार्टी सिस्टम, यानी इसके अलावा ये एक पार्टी सिस्टम है। इटली में खुद फासीवाद पार्टी बनाया गया था मुसोलिनी के द्वारा, और जहां जहां दुनिया में फासीवाद टाइप की पार्टी होगी उसका लक्ष्य क्या होगा? फासीवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट टू डिफीट फासिज्म। द्वितीय विश्व युद्ध वास्तव में फासीवादी शक्तियों को पराजित करने के लिए लड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो तीन फासीवादी देश थे महत्वपूर्ण, जर्मनी, इटली और जापान, उन्होंने मिलकर के एक संधि की थी और साथ में मिलकर के लड़ने का प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम दिया गया था बर्लिन रोम टोक्यो एक्सेस, तीनों की राजधानी के नाम पर दिया था। ठीक है, ठीक है। अब फासिज्म और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर है? वैसे तो डिक्टेटरशिप, फासिज्म और ये सब एक ही शब्द है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा अंतर है। फासिज्म का मतलब होता है जहां जहां फासिज्म होता है वो वहां की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री सभी सिस्टम पर टोटल कंट्रोल की बात करता है और ये पर्सनालिटी कल्ट की बात करता है, व्यक्ति पूजा की बात करता है। यानी फासिज्म में व्यक्ति ईश्वर के समान होता है, व्यक्ति माने जो शासक है। उसके उल्टा डिक्टेटरशिप केवल राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है,
केवल पॉलिटिकल कंट्रोल की बात करता है, बाकी वो सोशल रिलीजियस इत्यादि कंट्रोल की बात नहीं करता। और इसमें कोई पर्सनालिटी कल्ट, जो शासक होता है वो अपने आप को ईश्वर या ईश्वर जैसा अपने को मानने की, ना ही जनता के द्वारा अपने आप को ईश्वर जैसा मनवाने की कोशिश करता। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये फासिज्म यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब कुछ होमवर्क आपको दे दिया जाता है, आप इसको समझ लीजिएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ फासिज्म, फासीवाद की आलोचना। तो आलोचना आप कर देंगे 22 पॉइंट जो हमने इसकी विशेषता लिखी और बाद में जो विशेषता लिखी, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये युद्ध को प्रमोट करता है, ये लोगों के अधिकार को छीनता है, तमाम बुराइयां इसकी जितनी हैं, ठीक है, वो सब आप लिख दीजिएगा। रेलेवेंस इसका कुछ नहीं है, ये एक नेगेटिव आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में लाकर के रखता है, ठीक है, एक्सट्रीम या रेडिकल नेशनलिज्म को बढ़ाता है। ये तमाम बुराइयां आप अगर आराम से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत स्कोप है इसकी बुराई लिखने के लिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क है वाच सुभाष चंद्र बोस ऑफ फासिस्ट। भारत में सुभाष चंद्र बोस की भी विचारधारा काफी हद तक फांसीवाद से मिलती जुलती है, लेकिन क्या वो सही में फांसीवादी थे या नहीं, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जब सुभाष चंद्र बोस हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि भारत में सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में काफी हद तक समानता फांसीवाद की पाई जाती थी, लेकिन वो वास्तव में फांसीवादी नहीं थे, ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बायोग्राफी ऑफ मुसोलिनी और बायोग्राफी ऑफ हिटलर, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फासिज्म। जब पूरी दुनिया में फांसीवाद फैलने लगा धीरे धीरे, खास करके इटली, जर्मनी, पोलैंड, अर्जेंटीना वगैरह देशों में, तो उसके क्या परिणाम हुए? होलोकास्ट। होलोकास्ट माने महाविनाश। महाविनाश कैसे हुआ? जेनोसाइड ऑफ अबाउट 6 मिलियन ज्यूज इन जर्मनी। जर्मनी में चूंकि रेशियल सुप्रीमेसी के सिद्धांत पर काम किया जाता था, इसलिए जो आर्यंस नहीं थे, खास करके जो ज्यूज थे, यहूदी थे, उनको आर्यंस का हिटलर बहुत बड़ा शत्रु मानता था, उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता था। इसमें लगभग 6 मिलियन लोगों की जान गई, यहूदियों की। इसी के स्वरूप, परिणाम स्वरूप यहूदी ने जर्मनी को छोड़ करके यहां वहां जाना शिफ्ट हुए, और इसी के बाद इजराइल की स्थापना हुई, जो यहूदियों का एक देश बनकर के आज भी अस्तित्व में है। दूसरा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड फासिज्म को समाप्त करने के लिए ही लड़ा गया था। यानी अगर फासिज्म नहीं आता तो द्वितीय विश्व युद्ध शायद नहीं होगा। ठीक है, और इस द्वितीय विश्व युद्ध में मोर देन 60 मिलियन पीपल डाइड। 60 मिलियन से ज्यादा लोग इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, तीसरा, कमिंग टुगेदर ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। फांसीवाद ने एक अच्छा काम यह किया कि जो दो घोर विरोधी थे, लिबरल और सोशलिस्ट, ये दोनों एक ही मंच पे आ गए और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों इकट्ठे होकर के फांसीवाद शक्तियों के खिलाफ लड़े। ये अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद लिबरलिज्म और सोशलिज्म में फिर से एक बार दूरी खड़ी हो गई, और उसके बाद में कोल्ड वॉर का एरा जो है वो शुरू हो गया। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो लिबरलिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के परम शत्रु थे, अब उनका कॉमन शत्रु फासिज्म हो गया, और उसके खिलाफ मिलकर के इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। चौथी बात है एंड ऑफ फासिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद फांसीवाद का भी समापन हो गया, और साथ ही साथ जो साम्यवाद है उसकी भी जड़ें कमजोर होने लगी। 1991 में साम्यवाद का भी लगभग समापन कर दिया गया। तो पांचवी बात है लिबरलिज्म गेन्ड ग्राउंड। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फासिज्म समाप्त होने लगा, कम्युनिज्म वीक होने लगा, तो ऑब्वियसली की बात है दुनिया में एकमात्र विचारधारा जो प्रिवेल करने लगी और जिसने अपनी जड़ी और तेजी से जमाना मजबूत किया, वो हो गया लिबरलिज्म। इसलिए आज पूरी दुनिया में लिबरलिज्म छाया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये फासिज्म का टोटल वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और अब एकमात्र आइडियोलॉजी हमारे पीएसआईआर के सिलेबस में बच गया है, वो है गांधीज्म। ठीक है, गांधीज्म एक लंबा चैप्टर है, क्योंकि गांधीज्म हमारी आइडियोलॉजी में भी है और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में भी है, एथिक्स में भी है, हिस्ट्री में भी, बहुत जगह है। तो मैं इस तरीके से गांधीज्म पढ़ाऊंगा कि हमने एक जगह गांधीज्म पढ़ लिया तो बाकी का कहीं और गांधीज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गांधीज्म पे हम लोग लंबे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़ सकें। धन्यवाद।